हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो आपकी 23 सितंबर को फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज ध्यान से पढ़ना। तो चलो बिना देर की आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सिंधु जल संधि है, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य हुई थी 1960 के अंदर ही। तो इसकी हाल ही के अंदर 20 से 21 सितंबर को ही स्थायी मध्यस्थता अदालत की बैठक हुई है वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। तो जो वियना ऑस्ट्रिया है यहाँ पर ओपेक का हेडक्वार्टर भी है और ये डेन्यूब नदी के किनारे है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। यहाँ पर फोकस किया गया था किशनगंगा परियोजना और रेटल परियोजना पर ही। अब देख लेते हैं कि जो सिंधु जल समझौता हुआ है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था 1960 के अंदर। मध्यस्थता विश्व बैंक के द्वारा की गई थी, जिसमें बताया गया था कि जो सिंधु, झेलम और चेनाब नदी का जो 80% पानी है उसका यूज तो पाकिस्तान करेगा और 20% पानी है इसका यूज भारत करेगा। और जो रावी, व्यास और सतलज नदी है इसका 80% पानी का यूज तो भारत करेगा और 20% पानी का यूज है वो पाकिस्तान करेगा। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हैग नीदरलैंड के अंदर किसका मुख्यालय है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है और इसके अंदर टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका कार्यकाल है वो 9 वर्ष का होता है। झेलम नदी के ऊपर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो उरी व किशनगंगा है। चेनाब नदी पर दुलहस्ती, बगलीहार और रेटल तथा सलाल परियोजना है। वेदों के अंदर झेलम नदी है इसको वितिस्ता कहते हैं, चेनाब को अस्कनी कहते हैं, राबी को परूषणी कहते हैं और व्यास को विपाशा कहते हैं। तो इनका नाम है वो याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चेनाब नदी का उद्गम है ये बाडालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से हुआ है और चंद्र एंड भागा नदी 2 नदियों के मिलने से ही इसका निर्माण वो हुआ है। सतलज नदी है ये भारत के अंदर प्रवेश सिपकिला दर्रे से करती है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार ही विलुप्ति के करीब रेफलेसिया जो जीनस है इसका संबंध किससे है? तो एक फूल है। तो सबसे बड़ा जो फूल है वो कौन सा है? तो रेफलेसिया जीनस ही है और इसके अंदर सड़ी गंध आती है एक, इसको जिस वजह से इसको लाश फूल भी कहते हैं। और इसके अंदर जो फूल की 5 पोलियां पाई जाती हैं और आवास नष्ट होने से ये विलुप्ति के कगार पर ही है। सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है? तो इसका नाम है पुलफिया। तो पुलफिया ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं कि फूल का जो नर जननांग होता है उसको एड्रोसियम कहते हैं, मादा जननांग को जिम्नोसियम कहते हैं। और हाल ही के अंदर कमल है इसकी नई किस्म भी खोजी गई थी जिसका नाम है नमो 108। तो नमो 108 है ये कमल की नई किस्म है वो भी खोजी गई थी, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विश्व राइनो या गैंडा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को। फर्स्ट बार कब मनाया गया था? तो 2010 के अंदर। तो सींग की तस्करी के कारण ही सबसे ज्यादा जो गैंडे हैं वो मारे जा रहे हैं। और ये गैंडे कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। और किसके द्वारा जारी किया गया है? तो WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा ही जारी किया गया है। WWF है इसकी स्थापना 1961 के अंदर की गई है। हेडक्वार्टर ग्लेंड स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसका लोगो पांडा है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, विश्व रोज डे कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को ही मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो जो कैंसर पीड़ित हैं उनके साथ में मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए, इस वजह से ये मनाया जाता है। अब देखते हैं कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। और कैंसर का अध्ययन ये क्या कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर 1 सींग वाले गैंडे हो पाए जाते हैं। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड है ये विश्व बैंक के द्वारा ही जारी किया गया था अफ्रीका के अंदर जो काले गैंडे हैं उनके संरक्षण के लिए ही, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब अगर आपकी क्लास पसंद आ रही तो प्लीज आप इसको ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया है? तो स्वाति नायक को। और ये स्वाति नायक है ये उड़ीसा की रहने वाली है। और जो नॉर्मन बोरलॉग है ये विश्व के अंदर जो हरित क्रांति है उसके जनक भी हैं। चावल की खेती के अंदर ही जो क्रांति लाने के लिए ही स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड दिया गया है। और यह अवार्ड है वो 40 वर्ष से कम आयु के ही जो वैज्ञानिक होते हैं उनको दिया जाता है और इसमें इनाम के रूप में $10,000 दिया जाता है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। रैमन मैक्सेस अवार्ड 2023 डॉक्टर रवि कन्नर को दिया गया है और ये स्पेशलिस्ट किसके हैं? तो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं ये कैंसर के। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो मनीला फिलीपींस के अंदर ही है। गेहूं की नई किस्म तो HD 3385 है, इसकी भी खोज की गई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस देश की संसद के अंदर ही 1000 साल पुराने एलियन शवों को दिखाया गया है? तो मैक्सिको की संसद के अंदर ही। और ये एलियन के क्या है, शव थे यहाँ पर। और इसमें क्या क्या बताया गया है? तो इसकी लंबी खोपड़ी व हल्की हड्डी हुई है, हाथ की 3 अंगुलियां हैं, पेट के अंदर गांठ पाई गई थी। और इसका नमूना है वो पेरू के अंदर पाए गए थे। और पेरू की राजधानी क्या है? तो लिमा है। तो इसके नमूने कहाँ पे खोजे गए थे? तो पेरू के अंदर ही। आगे देखते हैं मैक्सिको और क्यूबा को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? तो युकाटन चैनल है। भारत की पुरानी संसद का नाम तो संविधान सदन है, वो कर दिया गया है। जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट है। और जो वर्तमान में नई संसद है, इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो 28 मई 2023 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीर सावरकर की जयंती पर किया गया था। तो इनको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंदर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, इसका शिलान्यास किया है? तो बनारस के अंदर ही। और ये स्टेडियम है, इसके अंदर महादेव की झलक होगी, क्योंकि इसके गेट है वो डमरू के आकार का होगा और इसका आकार है वो अर्धचंद्राकार है। इसमें फ्लड लाइटें हैं वो त्रिशूल के समान होंगी और सीढ़ी है वो घाट की तरह होंगी। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। आप देखते हैं कि इकाना स्टेडियम लखनऊ में है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा गुजरात के अंदर है, और बिरसा मुंडा स्टेडियम है ये उड़ीसा राउरकेला के अंदर है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है वो मुर्शिदाबाद क्रिटेश्वरी पश्चिम बंगाल के अंदर है। और ये क्रिटेश्वरी है, यहाँ पर शक्तिपीठ है। भारत का फर्स्ट एटलस गांव तो गोवा के मायम के अंदर है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो प्रमीला मलिक बनी है। और ये 6 बार एमएलए भी रह चुकी हैं। अब देखते हैं कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज में ही हुआ है। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं, भारत की 2nd महिला राष्ट्रपति हैं। और इनको हाल ही में सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनको 2023 के अंदर पपुआ न्यू गिनी, पलाऊ, फिजी, फ्रांस, मिस्र और ग्रीस का जो सर्वोच्च सम्मान है इससे भी सम्मानित किया गया है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। अब राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है इनको देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति के अंदर ही निहित होंगी। अनुच्छेद 54 के अंदर निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 55 के अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यताएं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति की सेवा शर्तें। और अनुच्छेद 60 के अंदर राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 61 के अंदर राष्ट्रपति का जो महाभियोग लगाया जाता है उसका उल्लेख किया गया है। तो इनका भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के अंदर पुरुष में है बाबर आजम। तो बाबर आजम है, इनको 3 बार आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड है दिया जा चुका है। और फीमेल के अंदर है अर्लिन केली। तो अर्लिन केली है फीमेल के अंदर है। आईसीसी विश्व कप 2023 का होस्ट भारत है, 13वें क्रम का है। शुभंकर है क्रिप्टोवर्स। ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। और इसका एंथम सॉन्ग है वो है दिल जसन बोले। और इसके सिंगर कौन है? तो प्रीतम है। फर्स्ट जो आईसीसी विश्व कप है ये 1975 के अंदर हुआ था इंग्लैंड के अंदर। विजेता कौन बना है? तो वेस्ट इंडीज। भारत अब तक कितनी बार विजेता रह चुका है? तो 2 बार रह चुका है, 1983 और 2011 के अंदर ही। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एशियन गेम्स 2023 का आयोजन है वो चीन के हांगझो के अंदर ही किया जा रहा है। क्रम के हिसाब से 19वां है और इसकी शुरुआत 23 सितंबर को हो रही है। इसमें ध्वज वाहक है लवलीना बोरगोहन जो कि बॉक्सिंग की खिलाड़ी है, हरमनप्रीत जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। इसके अंदर टोटल 40 खेल हैं और 61 प्रतियोगिताएं होंगी। फर्स्ट है ये 1951 के अंदर हुआ था भारत के अंदर। तो भारत में 1951 और 1982 के अंदर ही एशियन गेम्स है वो हो चुके हैं। 2018 के अंदर जकार्ता के अंदर हुआ था जिसमें भारत के द्वारा 70 पदक जीते गए थे। 2026 के अंदर ये जापान के आईची के अंदर होगा। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 2023 का आयोजन है ये 18 से 24 सितंबर के मध्य होगा। और इस बार की थीम है एक ऐसी दुनिया जहां हर जगह बधिर लोग कहीं भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। तो ये इस बार की थीम है। तो थीम इंपोर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अब अपन जो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो बंगाल है उससे संबंधित भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, जिससे कि आपकी स्टैटिक जीके है वो भी अच्छी हो जाएगी। बंगाल के स्वतंत्र बंगाल है वो स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन है? तो मुर्शिद कल्ला खां थे। राजधानी मुर्शिदाबाद थी। 1740 से 56 तक जो अली वर्दी खां है वो बंगाल के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे।
और जो अलीवर्दी खां है इसके द्वारा ही अंग्रेजों को मधुमक्खी के छत्ते के समान बताया गया है कि अगर इनको छेड़ा जाएगा तो ये काट जाएंगी। फिर सिराजुद्दौला है, ये 1756 से 57 तक रहे हैं और इनके दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए फोर्ट विलियम पर कार्रवाई भी की गई थी। दस्तक मतलब जो अंग्रेजों के द्वारा जो फोर्ट विलियम पर इन्होंने मतलब खुद का अधिकार कर लिया था, तो उस कार्रवाई पर मतलब इसके ऊपर कार्रवाई किसने की है, तो सिराजुद्दौला के द्वारा की गई थी। और कलकत्ता का नाम है वो अलीनगर कर दिया गया था। तो अलीनगर किसके द्वारा किया गया है, तो सिराजुद्दौला के द्वारा ही किया गया था। प्लासी का युद्ध है ये 23 जून 1757 को हुआ था, सिराजुद्दौला और कलाइव के मध्य ही। तो इसमें विजेता कौन बना था, तो कलाइव इसके अंदर विजेता बना था। और जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, इसके विश्वासघात के कारण ही ये जो सिराजुद्दौला है ये युद्ध हार गया था और इसको कलाइव का गिद्दड़ भी कहा जाता है। सिराजुद्दौला ने को सहयोग किसने दिया है, तो मदन व मोहन के द्वारा ही सिराजुद्दौला को सहयोग दिया गया था इस युद्ध में। मीर जाफर है फिर बंगाल का नवाब बन गया था और मीर जाफर के बाद में मीर कासिम है वो बंगाल का नवाब बना था और इसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी गई थी और जर्मन वाल्टर है इसकी नियुक्ति भी कर दी गई थी। तो ये भी याद रख लीजिएगा। बक्सर का युद्ध है ये 1764 के अंदर हुआ था, अंग्रेज, अवध, बंगाल और मुगल सम्राट के मध्य ही। तो अंग्रेजों के अंदर इसमें हेक्टर मुनरो थे, अवध से सुजाउद्दौला था, बंगाल से मीर कासिम था और मुगल सम्राट था शाह आलम सेकंड। तो इसमें विजय कौन हुए थे, अंग्रेजी हुए थे और पराजय हुई थी अवध, बंगाल और मुगल सम्राट की। फिर इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 के अंदर ही। तो क्लाइव के द्वारा इलाहाबाद की संधि हो करवाई गई थी अवध, बंगाल और मुगलों के मध्य ही। तो इसमें बताया गया था कि इलाहाबाद है इसका कड़ा राजस्व है वो मुगल सम्राट को दिया जाए और अवध पर 50 लाख तक का जुर्माना लगा दिया गया था और बंगाल के जो दीवानी अधिकार है वो अंग्रेजों को दे दिए गए थे। तो जो बंगाल के जो भी दीवानी अधिकार हैं वो अंग्रेजों को दे दिए गए थे। तो ये इलाहाबाद संधि के अंदर बताया गया था। इलाहाबाद की संधि हुई कब थी, तो 1765 के अंदर हुई थी। किस किस के मध्य हुई है, तो कलाइव, अवध और बंगाल तथा मुगलों के मध्य ही। तो इनको याद रख लीजिए क्योंकि ये एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं।